नमस्कार, मैं बिंदु घसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के सिंधु सभ्यता पर चल रहे व्याख्यानों की श्रृंखला में उनके आर्थिक जीवन, उनका अन्य सभ्यताओं के साथ क्या संबंध है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या रही, उनकी कलाएं क्या हैं और सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो चलिए हम आर्थिक जीवन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कृषि की तरफ ध्यान दें तो सिंधुवासी जो थे वो गेहूँ, जौ, चावल, मटर, तिल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सूती कपड़े के आधार पर विद्वानों का मत है कि या इतिहासकारों का मत है कि वहाँ कपास की खेती भी होती थी। हड़प्पा से प्राप्त कुछ पात्रों की आकृति और उन पर अंकित चित्रों के आधार पर अनुमान है कि सिंधुवासी नारियल, केला, खजूर, अनार आदि फलों की भी खेती करते थे। पशुपालन की अगर हम बात करें तो वो बैल, गाय, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पशु पालते थे। गाय का कोई धार्मिक महत्व तो नहीं था, किंतु दूध के लिए वो गाय पालते थे। घोड़े के ज्ञान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ऊंट के अस्तित्व के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू आदि से सिंधुवासी परिचित थे और इन सभी का उपयोग वे आखेट, कृषि कार्यों, मनोरंजन और सुरक्षा के लिए करते थे। घरेलू उद्योग धंधों की बात करें तो कुम्हार का व्यवसाय अत्यंत विकसित अवस्था में था। बर्तनों के आकार, बनावट और उन पर अंकित अन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि ये चौक पर बनाए जाते थे और बाद में उन्हें आग में पकाया जाता था। कुम्हार मिट्टी की मुद्राएं बनाने में भी निपुण थे। पत्थर तराशने की कला में भी वो निपुण थे। सूत काटने और कपड़ा बुनने में सिंधुवासी निपुण थे। श्री दयाराम साहनी के अनुसार उनका कहना है कि चनहूदड़ों के उत्खनन में प्राप्त चांदी के एक कलश में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। रंगरेज और छपाई व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। धातुओं को गलाने और उनका मिश्रण करके विभिन्न वस्तुएं बनाने में भी सिंधुवासी दक्ष थे। धातु निर्मित मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है जो अपनी कलात्मक समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। खुदाई में मिले गाड़ी के पहियों और तख्तों से ज्ञात होता है कि बढ़ई का व्यवसाय भी प्रचलित रहा होगा। गुड़िया यानी कि बीड्स निर्माण का कार्य भी बड़े पैमाने पर होता था और पत्थर काटने का शिल्प भी इस युग में विकसित था। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो पता लगता है कि सिंधुवासी सोना जो है वो मैसूर से यानी कर्नाटक, चांदी मद्रास यानी कि तमिलनाडु और बिहार और उड़ीसा से मंगाते थे। तांबा राजस्थान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और इराक से आता था। अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिंधुवासियों का उन्नत अवस्था में था। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बताते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों की निर्मित वस्तुएं दजला फरात के बाजारों में बिकती थी। व्यापार कच्चे माल और विलास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था। अरब सागर के तटों से लाई हुई मछलियां मोहनजोदड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित थी। व्यापार जल और स्थल दोनों ही मार्गों से होता था। अगर हम अब उनके नापतोल के साधनों की बात करें तो पता लगता है कि मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी हुई पटरी मिली है जिस पर समान दूरी पर 9 चिन्ह अंकित हैं। वर्तमान माप पद्धति के आधार पर प्रत्येक चिन्ह की दूरी 0.264 इंच है। हड़प्पा में कांस्य निर्मित शलाका पर नाप के अनेक चिन्ह मिले हैं। प्रत्येक चिन्ह की लंबाई 0.376 इंच है। दोनों पैमानों के आधार पर अनुमान है कि वहां 13.2 इंच लंबा फुट प्रचलित होगा। पाषाण निर्मित बाट मिले हैं। सबसे छोटे बाट का वजन 13.64 ग्राम है। यदि सबसे छोटे बाट को इकाई मान लिया जाए तो ये बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इकाइयों में उपलब्ध हुए हैं। नाप तोल के पैमाने जो थे उन पर सरकारी नियंत्रण था। अब हम सिंधुवासियों की अन्य कलाओं की बात करें तो उसमें हम मूर्ति कला के बारे में जानते हैं कि मूर्तियां जो थी वो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, साधारण पत्थर, लाल पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, तांबे की बनाई जाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की भी वो कला से भली भांति परिचित थे। नक्काशी की कला भी उनकी बहुत
अच्छी रही है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि सिंधु प्रदेश के कुछ बर्तनों का अलंकरण बड़ा ही सुंदर है। उन पर पशु पक्षी इतनी सावधानी से बनाए गए हैं कि वास्तविक वो लगते हैं। शताब्दियों के बीत जाने के बाद भी अनेकानेक बर्तनों पर विविध रंग वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। चित्रकला, चित्र कहते हैं वो दो प्रकार के होते थे। जैसे पहले प्रकार के चित्रों में तो रेखा चित्रों की अधिकता थी और दूसरे प्रकार के चित्रों में प्रकृति के विभिन्न दृश्यों, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। अधिकांश जो है कह रहे हैं मुहरें जो हैं चीनी मिट्टी और पत्थर की बनी हुई होती थी। मुहर निर्माण कला की अगर हम बात करें तो अधिकांश कहते हैं मुहरें जो हैं वो चीनी मिट्टी और पत्थर की बनी हुई थी। मेके महोदय कहते हैं कि मुहरें ही सिंधु घाटी के लोगों के एकमात्र लेख हैं जिनसे उनकी लिखाई के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। लेखन कला की बात करें तो इसमें 400 वर्ण हैं लेखन कला में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किस तरह से ये इनकी लिपि लिखी गई है, बाईं से दाईं और दाईं से बाईं। राजनीतिक व्यवस्था पर चलते हैं हम। एक सुसंगठित और प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी। शासन पद्धति के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। हंटर का कहना है कि जनतंत्रात्मक थी। मेके महोदय का कहना है कि शासन सत्ता एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में रही होगी। और पिगट महोदय कहते हैं कि शासन प्रणाली धर्म प्रधान थी, उसमें धर्माधिकारियों का विशेष प्रभाव था। और हीलर के अनुसार शासन सत्ता पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था और लोगों को स्थानीय शासन का दायित्व सौंप दिया गया था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रत्येक नगर में केंद्रीय सरकार की ओर से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो स्थानीय लोगों के सहयोग से शासन चलाते थे। शासन दो केंद्रों हड़प्पा यानी कि उत्तरी भाग और मोहनजोदड़ो दक्षिण भाग से संचालित किया जाता था। अब सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यताओं से क्या संपर्क रहा है, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया, मिस्र, एलम, क्रीट आदि के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क सिंधु वासियों के रहे हैं। सिंधु प्रदेश से मेसोपोटामिया की किलाक्षर लिपि में उत्कीर्ण एक लेख मिला है। इसी प्रकार बेबीलोन और सुमेर के बैलों के जो दाढ़ी दर्शाई गई है, उसी प्रकार की दाढ़ी सिंधु प्रदेश में भेड़ों की दिखाई गई है। सिंधुवासी भी सुमेर वासियों की भांति अपने बालों को फीते से बांधते थे और मूछ मंडवाते थे। इससे पता लगता है कि सिंधु वासियों का समकालीन सभ्यताओं से संपर्क रहा है। अब सिंधु सभ्यता के विनाश की अगर बात करें तो अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश किसी एक कारण से नहीं हुआ। तो जल प्लावन के लिए कहा जाता है कि जैसे नदियों और बाढ़ का निकट का संबंध है, भूगर्भवेत्ता डॉक्टर साहनी का कहना है कि विनाश का कारण जल प्लावन था, जबकि दूसरे कहते हैं भूकंप था। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जहां से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यदा कदा कहते हैं भूकंप आते रहते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। तो हम आगे चलते हैं तो जलवायु परिवर्तन की बात कही जाती है कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि, कहते हैं लकड़ी के अधिक प्रयोग के कारण वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी होती चली गई और यह जो क्षेत्र है मरुस्थल में परिवर्तित हो गया था। तो एक कारण बताया जाता है कि नदियों का मार्ग परिवर्तित हो गया। नदियों के मार्ग बदलने से लोग उपलब्ध सिंचाई सुविधा से वंचित हो गए थे। तो एक अन्य कारण बताया जाता है कि संक्रामक रोग हो गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। उन संक्रामक रोगों में मलेरिया, हैजा, प्लेग या अन्य किसी संक्रामक बीमारी की बात कही जाती है। और राजनीतिक और आर्थिक विघटन की भी बात कही जाती है कि अंतिम चरण में शासन व्यवस्था में कहते हैं काफ़ी शिथिलता आ गई थी। विदेशी व्यापार के अत्यंत कम हो जाने से आर्थिक संपन्नता में भी कमी आ गई थी। और एक कारण बताया जाता है बाह्य आक्रमण। यह धारणा कहते हैं तर्क संगत प्रतीत होती है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाह्य आक्रमणों से हुआ था और जो आक्रमणकारी थे वो आर्य थे। नमस्कार, धन्यवाद।